अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाक व्हील्स वीकली जो है ना, मेरा ख्याल है उसका नाम होना चाहिए कि बुरी बुरी खबरें देने का जो है ना एक हफ्तावार प्रोग्राम। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे कोई ख़ास अच्छी न्यूज़ आती नहीं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ हो वो लेकर आपके पास आऊँ। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं हकीकत जो कि मतलब आपके फेस के ऊपर आया होती हैं, आप उसको छुपा नहीं सकते। लास्ट वीकली में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि पाक व्हील्स के आर्टिकल्स बता रहे थे कि प्राइस बढ़ेगी पेट्रोल की, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं बढ़ेगी एंड आई वॉज प्रूवन रॉन्ग। मेरी एक खाम ख्याली थी कि शायद अवाम का ख्याल जो है वो लोगों के दिलों में होगा और वो जो है प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। खैर मैंने उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की और उसकी रीज़न ये पता लगी कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल है वो $78 फी बैरल से तकरीबन 90 के करीब पहुंच गया था। और उसकी रीज़न ये थी कि सऊदी अरब ने जो है ना अपनी फ्यूल की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर चली गई थी। और फाइनली 15 तारीख को जो है आवाम के ऊपर फ्यूल प्राइसेस का बम गिरा दिया गया है और पेट्रोल की प्राइस 26 रुपये 2 पैसे के इजाफे के साथ 331 रुपये 38 पैसे और डीजल की प्राइस में 17 रुपये 34 पैसे इजाफा करके उसकी जो प्राइस है वो 329.18 कर दी गई है। याद रहे कि ये मेरा ख्याल है हिस्ट्री की, बल्कि मेरा ख्याल नहीं है, सर्टेनली हिस्ट्री की हाईएस्ट एवर प्राइस है पेट्रोल और डीजल की। और पिछले हफ्ते कई लोग मीम्स बना रहे थे कि जी डॉलर टू जो है ना लीटर हो गया, तो आज वो डॉलर से भी ऊपर चला गया, बिकॉज डॉलर आज इंटर बैंक में तकरीबन 298 रुपए का है और ये डॉलर की प्राइस से भी ज़्यादा होगी, तो तकरीबन $1.25 के करीब पेट्रोल की प्राइस पहुँच चुकी है। और ये बात यहीं पे नहीं रुकेगी। अगेन मैं फिर मेरी शक्ल देख के आपको बुरी न्यूज़ याद आ जाएगी। सो अगला आर्टिकल मैं ये पढ़ा था पाक व्हील्स के ऊपर कि पेट्रोल की प्राइसेस मज़ीद बढ़ने की जो है ना वो शायद चांसेस हैं और हो सकता है कि 1 तारीख को जब ये प्राइस रिवाइज़ की जाए तो ये फिर मज़ीद अपवर्ड हो और एवर हाइस्ट पे होगी। उसकी रीज़न ये है कि अगेन मैंने आपको बताया कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो इंपोर्ट प्राइस, उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी और टैक्स वगैरह लगता है। सो पेट्रोलियम लेवी जो है वो IMF कहने के ऊपर और टैक्स मिला के टोटल तकरीबन 85 रुपये पर लीटर है और वो काफ़ी अरसे से है, तकरीबन पिछले 3 4 5 इटरेशन से जब प्राइस बढ़ी है वो उसी जगह कांस्टेंट है। द ओनली वेरिएबल थिंग इज़ जो उसकी कॉस्ट ऑफ पेट्रोल है, जो आपको पीछे से पेट्रोल मिल रहा है। मैंने आपको बताया $78 फी बैरल से 90 पे चली गई और अब शायद प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि $92-93 पर बैरल के ऊपर जाएगी। तो अगली रिवीजन के ऊपर ये मज़ीद ऊपर जा सकती है। अगेन हम लोगों को अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। बिला वजह सड़कों पे घूमने से, टाइम ज़ाया करने से, पेट्रोल ज़ाया करने से, या फिर बच्चों को स्कूल पे ले जाने के लिए जो एक ही गली से 20-20 गाड़ियाँ जाती हैं, राइड पूलिंग करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल को सोचना पड़ेगा, बल्कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि ये फैसला कर दे कि तमाम यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस अपनी मुताबिक जो अगर सस्ता स्कूल है या महंगा स्कूल है वो अपने लिहाज से उसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बनाए, और बजाय इसके कि सड़कों के ऊपर एक ही स्कूल आने के लिए 100 गाड़ियाँ निकलें, एक बस उन 100 गाड़ियों को रिप्लेस करे। सड़क पर रश कम होगा, फ्यूल की जो आपका इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। और मैं और आप जो हर वक्त इस बारे के परेशान रहते हैं कि हमारा बजट क्या होगा, पेट्रोल की प्राइसेस क्या होंगी, ये जो है लोगों के अंदर से जो है ना परेशानी निकलेगी। मैं बल्कि पढ़ रहा था कि आम आदमी के बजाय अब ये जो है एग्जेक्टिव्स ने भी इसके बारे में फील करना शुरू कर दिया। और चैम्बर FCCI के जो प्रेसिडेंट है इरफान इकबाल शेख साहब, उनका भी बयान आया था इसके बारे में, तो वो आर्टिकल का भी मैं लिंक लगा दूंगा। सो इट्स एवरीवेयर अक्रॉस द बोर्ड। पहले ये था कि जी लोग कहते थे खाली मोटरसाइकिल वाला इफेक्ट हो रहा है और अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ा, मिडिल क्लास को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब ये फर्क अक्रॉस द बोर्ड सब लोगों को पड़ रहा है। जो मिडिल क्लास है उसकी सैलरी इनकम जो है वो कम होगी, बिकॉज टैक्स बढ़ गया है, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गए हैं। एंड द ओनली सोल्यूशन आई थिंक टू दिस थिंग इज कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है ना हम अपनी एक जो शिफ्ट करें, एक तो अपनी हैबिट्स को रिवाइज करें, दूसरा शिफ्ट ऑन टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की तरफ आएं। अच्छा, पेट्रोल प्राइसेस की बात हो रही थी तो एक और न्यूज़ आपको मिली होगी कि शायद पेट्रोल की जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर कोई शॉर्टेज की न्यूज़ आ रही थी और उसकी रीज़न ये थी कि जो ऑल टैंकर एसोसिएशन थे ना, उन्होंने एक हड़ताल का ऐलान किया है। मज़े की बात ये कि एक जो कंज्यूमर है ना वो बेचारा सबसे एंड में आता है। पहले IMF ने कहा प्राइस बढ़ा दो, प्राइस बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, 85 रुपये बढ़ गया। फिर जो ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उन्होंने बोला कि जी हमारा जो मार्जिन है वो बढ़ा दो। उसके बारे में आपको याद होगा वो मरहलावार ₹1.60 जो 4 किस्तों में बढ़ाना था वो भी बढ़ा दी गई। सो अब एक नए प्लेयर आ गए मार्केट में, टैंकर एसोसिएशन, और उनका भी जो बेसिकली एंड गोल है वो यही है कि उनका फ्रेट बढ़ाया जाए, उनके जो चार्जेस हैं वो बढ़ाए जाएँ, और एक उनकी डिमांड ये है कि जो उनकी पुराना फ्लीट है जिसको सड़क पर आने से मना किया जा रहा है वो भी लाया जाए, और इस तरह की कोई लोडिंग ऑफ लोडिंग की कोई मजीद डिमांड्स हैं। एट द एंड नुकसान फिर कंज्यूमर का होगा। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बजाय इस तरह के जितने भी प्लेयर्स आते हैं और वो बार बार एक एक करके हड़ताल करते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक दफ़ा टेबल पे बिठाए और उनको क्लियरली बता दे एंड पुट देयर फुट डाउन के कंज्यूमर जो है वो उसके अंदर से ना, अब जो होता है ना गन्ने की मशीन में आप गन्ना डालते हैं और जूस निकलता है एक दफ़ा 2 दफ़ा, उसके बाद उसमें कुछ नहीं रह जाता, तो कंज्यूमर की हालत भी अब वो है। एंड मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी डिमांड जो है वो अगर रखनी है तो वो गवर्नमेंट के लेवल पे, ओगरा के लेवल पे उनकी आपस में होनी चाहिए, या फिर अगर ऐसे कोई एसोसिएशन या कोई भी आके ब्लैकमेल करता है
तो उनको जो है ना ज़रा करार बाकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि उनकी डिमांड गलत है, वट एवर इट इज़, बीइंग अ कंज्यूमर एंड मेरे ख्याल से ये जो भी डिमांड है और जो भी मसले मसाइल है ना, ये गवर्नमेंट और उनको अपने दरमियान रखने चाहिए, बजाय इससे कि लोग डिसरप्ट हों। और अभी हमें पता ही लगे आज़ाद जम्मू कश्मीर GB काफ़ी जगह पे लोगों को जो है ना इसकी परेशानी का सामना है। तो कोशिश की जाए कि इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, बट अगेन कंज्यूमर की आवाज़ सबसे एंड में आती है। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की बात हो रही थी, अपकमिंग गाड़ियों की बात हो रही थी, तो एक और अपकमिंग गाड़ी है MPV है। MPV जो होती है बेसिकली इस मल्टीपर्पज़ व्हीकल, और पाकिस्तान में MPV की कैटेगरी बहुत अरसे तक जो है ना खाली थी। तो अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में सुजुकी डब्बा जिसको बुलान बोलते हैं, वो कई सालों तक MPV में द ओनली कार वो थी। फिर APV आई और उसके बाद काफ़ी अर्से तक गैप रहा। फिर चंगान की एक गाड़ी आई थी और वो अब काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को टाइम लगा इस गाड़ी को इंटरनलाइज करने में कि MPV भी जो है वो एक रिलायबल गाड़ी हो सकती है, एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी हो सकती है, और लोग जो है वो बेसिक नेसेसिटी से उसको आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। अब जो फोर्डलैंड की आने वाली गाड़ी है, मेरे ख्याल है वो ट्रांसफॉर्म कर देगी जो MPV की जो एक है ना परसेप्शन मार्केट में कि ये एक हल्की गाड़ी होती है और उसके अंदर कोई ऐसी ऑप्शन नहीं होती, बिकॉज इसके अंदर मैं देख रहा काफ़ी ऐसी ऑप्शन है, लेदर सीट है, प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं, रिवर्स कैमरा है, जो कि आपकी जो है लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी में होती है। और मेरे ख्याल से MPV का फ़ायदा भी होता है कि आपको ज़्यादा लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, बट जनरली हमारे यहाँ एक टैबू समझा जाता था कि ये MPV यूज़ नहीं करना। अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया में तो बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे लोग MPV को पहले से इस कैटेगरी को इंटरलाइज कर चुके हैं। सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, टोयोटा एल्फोर्ड और बहुत ऐसी गाड़ियाँ आती हैं। पाकिस्तान में ये जो है ना बहुत अरसे तक मैं कहूँगा बुलान का वहाँ पे राज रहा है, बट आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट कंपनी आ रही है। और ये फोर्डलैंड की जो आने वाली गाड़ी है, ना सिर्फ ये इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है, बल्कि इसके साथ 5 साल की वारंटी और 1 लाख किलोमीटर जो है माइलेज उसकी वारंटी भी दी जा रही है। मेरे ख्याल से एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है। हम लोग कोशिश करेंगे इसका वॉक अराउंड आप लोगों के लिए बना के लेके आएँ और इसके जो बाकी भी टर्म्स एंड कंडीशन वो आप लोगों को बताएं। जो ही हमें इसका एक्सेस मिलता है हम आप लोगों के लिए इसकी वीडियो ज़रूर बना के लाएंगे। 17 सितंबर को कराची में पाक व्हील्स का मेला था। आप लोगों सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। एक जिसे कहते हैं फन फील्ड इवेंट था, जहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है 900 के करीब गाड़ियाँ एक छत के नीचे खड़ी थी। बहुत से लोग मिले जिन्होंने गाड़ियाँ ख़रीदनी थी। पाक व्हील इंस्पेक्शन सर्विस का स्टॉल भी वहाँ पे था और लोग गाड़ियाँ इंस्पेक्ट करा रहे थे। मैंने खुद भी गाड़ी इंस्पेक्ट कराई। वो अलग बात है कि मेरी डील नहीं बनी सेलर से, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा इवेंट था। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कराची और हैदराबाद के जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे आए, मिले, अपना प्यार दिया। आप लोगों ने पाक व्हील्स पे एतबार जो है उसको शो किया और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने पहले से अपनी जो गलतियाँ थी उनको बेहतर किया होगा। अगला इवेंट इससे मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो एक दफ़ा फिर से कराची के लोगों का बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा इवेंट था। और अगले इवेंट की डेट इंशाल्लाह आप लोगों को बताते रहेंगे। अक्सर लोग मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि जी ऑटो शो कब होगा, डिफरेंट शहरों में मेला कब होगा। तो अब ये गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, आने वाला मैंने आपको बता दिया इवेंट सरफरंगा है। सरफरंगा रैली के बाद जो पूरा एक कैलेंडर आएगा ऑटो शोज़ का डिफरेंट शहरों में, जहाँ पे कोविड की वजह से शो नहीं हुए थे, डिफरेंट जगहों के डिफरेंट डेट का ऐलान हम आपको ज़रूर करेंगे। तो अगर आप इस कैलेंडर से अपडेट रहना चाहते हैं तो पाक व्हील्स के सोशल मीडिया जितने एसेट्स हैं, हमारा इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक, हमारे यूट्यूब, सबको सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको तमाम जो है ना अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। तो अब वो टाइम आने वाला है साल का जिसमें पाक व्हील्स की सबसे एक सिग्नेचर इवेंट होता है सरफरंगा 2023। सरफरंगा रैली जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट वर्ल्ड कोर्स डेजर्ट है मेरा ख्याल है, और इससे ऊंची ऊंचाई पे दुनिया में कहीं भी रैली नहीं होती। बेहतरीन इवेंट होता है। पूरे पाकिस्तान से रैली ड्राइवर जो है वो आ रहे हैं। 6 से लेकर 8 अक्टूबर तक सरफरंगा डेजर्ट जो स्कर्दू के अंदर मौजूद है वहाँ ये इवेंट होने जा रहा है। अगर आप अपनी फैमिलीज के साथ देखने के लिए आना चाहते हैं तो वहाँ पे सेरीना जो है होटल वो भी मौजूद है, और भी पूरे जो है ना आपको स्कर्दू में काफ़ी अच्छी अकोमोडेशन मिल जाती है। आने के तरीके आप बाय एयर भी आ सकते हैं, कराची इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट है, बाय रोड भी आ सकते हैं। लाहौर से अगर आपने चलना हो तो तकरीबन बड़े आराम से आप अगर पूरा दिन गाड़ी चलाएंगे तो 16 से 17 घंटे, नहीं तो 2 दिन के सफ़र है आप पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन एरिया है गिलगित बल्तिस्तान। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डोंट मिस आउट। अपनी फैमिली के साथ आने का प्लान ज़रूर करें, और अगर आपने रैली में पार्टिसिपेट करना है तो अपनी गाड़ी जो है उसको तैयार कर लें। रजिस्ट्रेशन का लिंक हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के नीचे लगा लें। कैटेगरीज हमेशा की तरह ABCD स्टॉक और ABCD प्रिपेयर्ड है। इसके अलावा फीमेल कैटेगरी है और बाइकर्स कैटेगरी की रेस भी होगी। तो आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी यूज़र हैं आप सबसे भी 6 से लेकर 8 अक्टूबर तक जो है सरफरंगा रैली पर मुलाकात होगी। मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा EV जो है 2 व्हीलर जो इस्तेमाल कर रहा हूँ और उनके रिव्यूज़ भी कर रहा हूँ डिफरेंट कंपनीज़ के। इसी सिलसिले में EV कंपनी का एक स्कूटर है, उसका रिव्यू हम लोगों ने किया। अगर आप देखना चाहते हो तो आपको लगे हुए लिंक के ऊपर मिल सकता है, आप जाके देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में है। तो पिछले हफ्ते पाकिस्तान के अंदर MG4 इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है ना वो डिस्प्ले पे रखी गई और उन्होंने कंपनी ने बुकिंग लेने का जो है ना सिलसिला शुरू किया। पिछले 2-3 सालों से MG ने पाकिस्तान में काफ़ी मार्केट में जो है ना डिसरप्शन क्रिएट किया इन वे कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मार्केटिंग की, और मेरा ख्याल है वेल मार्केटेड ब्रांड कहा जाए तो MG ने बड़ी एक डेंट किया एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को। बट
शुरू में उनकी ZS EV आई, उसके बाद खामोशी हो गई। फिर उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में और मज़ीद गाड़ियाँ लेके आएंगे। MG5 के बारे में बात हुई, नहीं आ सकी। MG की लोकल प्रोडक्शन के बारे में लोगों को काफ़ी इबाहम था, वो शुरू हो गई। लेकिन अभी जो MG4 है ये सिर्फ इम्पोर्टेड आ रही है CB यूनिट। और MG4 का हम लोगों ने एक वॉक अराउंड बनाया, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि गाड़ी में क्या क्या ऑफरिंग है, कितने किलोमीटर रेंज चलती है, क्या चार्जिंग टाइम है, क्या प्राइसिंग है। अगेन आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव, तो इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि उसकी प्राइसिंग टर्म्स क्या है, बुकिंग टर्म्स क्या है, तो आप नीचे लगे हुए लिंक पे जाके आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। इतना मैं बता दूं कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए से उसका बेस वेरिएंट आता है, फिर उसके ऊपर टॉप वेरिएंट है, और उसके बाद MCE, जिसको ZS EV का नया नाम MCE कह रहे हैं, वो भी अगले हफ्ते में मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान में डिस्प्ले पे रखी जाएगी, और उसकी बुकिंग भी वो लेंगे। हम कोशिश करेंगे हमेशा की तरह आपके लिए सबसे पहले उसका भी एक वॉक अराउंड बना के लेके आएँ और आपको बताएं कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या ऑफरिंग है। सो हर तरफ से जो है ना कंज्यूमर के लिए बुरी खबर है। तो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने जी नए फाइन जो है उनका इजरा कर दिया है, और 200% इंक्रीज कर दिया गया, कई में तो 200% से भी ज़्यादा है। अगेन अगर आपको जो स्पीड एक्सीडिंग का फ़ाइन था वो 750 से 2500 रुपये के ऊपर जा रहा है। इस तरह पूरा एक स्केड्यूल है, तो तैयार हो जाएं। अगर आप सड़क पर ट्रैवल करने लगे हैं, सबसे पहले आप महंगा पेट्रोल डलवाएंगे, फिर आप गाड़ियों के महंगे टोकन देंगे, फिर आप रोड के ऊपर महंगा टोल जो है टैक्स वो देंगे। फैसिलिटीज़ आपको कोई नहीं मिलेंगी। मोटरवे के ऊपर आपको अच्छे अच्छे जो है रेस्टोरेंट ज़रूर मिलेंगे, कोई एक भी ऐसी वर्कशॉप नहीं मिलेगी जो आपकी गाड़ी को सही कर सके। मोटरवे के ऊपर आपको अच्छी कोई टायर शॉप नहीं मिलेगी जिससे आप सही टायर ले सकें। आपके टायरों पे सुए मार के जो है वो फाड़े जाएंगे, आपको जलील किया जाएगा, आप सड़क के ऊपर रुल जाएंगे। बट तमाम इंटरनेशनल ब्रांड आपको ज़रूर मिलेंगे इस पदाश में कि आप एक्स्ट्रा जो टोल भी पे करें। और उसके बाद अब मज़ीद तैयार हो जाएँ, आपके लिए जो फ़ाइन्स हैं वो भी 200% कर दिए गए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि क्या क्या फ़ाइन आपको लग सकता है तो आप ये नीचे लगे हुए लिंक पे पढ़ सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी। ऑटो इंडस्ट्री में हमने आपको बताया कि काफ़ी मुश्किलात का शिकार है पिछले साल मई से। सो फाइनेंसिंग उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, और 14th महीना है, 14वां महीना तकरीबन लगातार जो मंथ ऑन मंथ अगर आप कंपेयर करें तो उसके अंदर डिक्लाइन है 21.1%, 21.1% डिक्लाइन है। रीज़न क्या है? लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट हाई हो गए हैं। तीसरा, टोटल फाइनेंसिंग की अमाउंट 3 मिलियन कर दी गई है। तो ऐसे मौके के ऊपर जो है ना फाइनेंसिंग जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे जा रही है, और ये हर महीने पहले से नीचे जाई जा रही है। अब ये जहाँ जाके रुकेगा, गाड़ियों की प्राइसेस कहाँ रुकेंगी, ऑटो इंडस्ट्री स्टेबल होगी नहीं होगी, ये भी टाइम पता लगेगा। अगला आर्टिकल जो मैं पढ़ा था बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ हम लोग रोते हैं कि हमारे मुल्क में पैसा नहीं है, हमें गाड़ियाँ नहीं मिलती, दूसरी तरफ हमारे पूरे मुल्क में इस टाइम पे 90% नहीं तो कम से कम 50% लोगों को ये परेशानी लाक है कि iPhone 15 Pro Max कब लॉन्च होगा और वो कब खरीदेंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि iPhone 15 Pro Max की प्राइस के अंदर कितनी गाड़ियाँ, कितने डिफरेंट ब्रांड आप खरीद सकते हैं। यूज़ गाड़ी और पार्क व्हील पे लिस्टिंग जो गाड़ी हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो नीचे लगे हुआ आर्टिकल है, उसमें लिंक भी लगे हुए, आप जाके पढ़ सकते हैं। अपकमिंग गाड़ियों की बात कर लेते हैं। किया सोरेंटो का एक जो है टीज़र आया है कि जी कमिंग सून। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किया सोरेंटो में कोई नया चेंज नहीं आ रहा, सेम वही है, बट उसका एक इश्तिहार ज़रूर आया है, बट नॉट टू माई नॉलेज। कौन सी गाड़ी आ रही है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि होंडाई की सेंटा फे जो किया सोरेंटो का समझ लें काउंटर पार्टी है। होंडाई और किया की बेसिक फैमिली बाहर तो एक ही है, बट पाकिस्तान में स्पोर्टेज जो है वो टूसो से कम्पीट करती है, सोरेंटो जो है वो सेंटा फे से कम्पीट करती है। बट सोरेंटो पाकिस्तान में जो आ रही है वो गैसोलीन पावर्ड गाड़ी है, जबकि अब जो होंडाई निशात मोटर हैं वो पाकिस्तान में हाइब्रिड लेके आने वाले हैं सेंटा फे। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लॉन्च करीब है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है 1 अक्टूबर को ये लॉन्च होने जा रहा है। क्या प्राइस होगी, गाड़ी के अंदर क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या उसके बुकिंग टर्म्स हैं, हम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह जो ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी ज़रूर लेकर आएंगे। ऑटो इंडस्ट्री की अगर बात करें तो प्राइस जंप आया है सुजुकी मोटरसाइकिल की प्राइसेस में, और तकरीबन जो उसका GR 150 है वो तकरीबन अब 5.5 लाख रुपए के करीब है। तो आप iPhone 15 ले लें, GR 150 ले लें, दोनों एक ही बात है। और दूसरी तरफ मोटरसाइकिल के जो प्लांट है सुजुकी का, उन्होंने 3 दिन के लिए उसको बंद कर दिया। अगेन पहले वाली रीज़न है कि जी प्लांट के अंदर जो है कोई डिमांड नहीं है लोगों की ख़ास तौर पे। इसी तरह उनके पास प्रोडक्शन के अंदर इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज CBU जो किट आती है CKD उसके अंदर डिसरप्शन है। बट अगेन मुझे ये लगता है कि ये ब्रशिंग डस्ट अंडर द कारपेट वाली बात है कि अगर डिमांड जो है वो तो मार्केट में पहले ही नहीं है, तो सप्लाई डिसरप्शन से उतना इफेक्ट नहीं है जितना इफेक्ट जो है वो लोगों की प्राइविंग जो लोगों की परचेजिंग पावर ना होने की वजह से। अगला आर्टिकल जो है वो एक बड़ा आई ओपनर है। हम लोग बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत होगी, हमारे पास जो है डॉलर की कमी है, CKD किट्स जो हैं उनकी क्लियरेंस के भी इश्यूज़ रहते हैं,
हमारे पास प्याज टमाटर क्लियर कराने के लिए पैसे नहीं है, एसेंशियल क्लियर कराने के लिए पैसे नहीं है। दूसरी तरफ ये एक ट्वीट थी जो मैं देख रहा था, अली खिजर जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने किया कि जी 3100 CBU यूनिट्स इंपोर्ट किए गए अगस्त 2023 में, जिनमें से 195 के करीब लैंड क्रूजर हैं, 250 के करीब हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं जो कि डिफरेंट टाइप की हैं, और 97 के करीब EV हैं जिसमें मर्सिडीज़ EQS ये वो भी आते हैं। और उनका बात ये पॉइंट ये था कि यार पाकिस्तान में जहाँ पे एसेंशियल्स की इंपोर्ट के लिए पैसा नहीं है, वहाँ पे ये लग्जरी आइटम्स जो इंपोर्ट की जा रही हैं। अब अगेन इसमें भी दो अपोजिट किस्म की स्टेटमेंट है कि ये जो एक फैसिलिटी है ये दी गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो हैं जो कि आपके GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रेमिटेंसेस से आता है, तो उसकी पैदाश में उन लोगों को ये फैसिलिटी दी गई है। मैं और आप इसके ऊपर जितना मर्जी लिखें, मेरा ख्याल है उस लिहाज से ये एक इसको ना एमनेस्टी हासिल है कि जब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को आपने फैसिलिटी दे दी है और उस रूल के तहत गाड़ी मंगा रहे हैं और गवर्नमेंट उसके अंदर एक हैफ्टी अमाउंट ऑफ टैक्सेस भी कलेक्ट कर रही है, तो यस ये फिगर देखने में वैसे तो बहुत अच्छे ज़्यादा लगता है कि जी 3100 गाड़ी मंगा ली गई, लेकिन ये भी देखें कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स उसमें मिला, कितना रेवेन्यू आया, और प्लस जिनको आपने ये फैसिलिटी दी थी वो फैसिलिटी को मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके बाद उसको मार्केट में बेचते हैं, डॉलर वापस ले जाते हैं। ये अगेन उनका अपना प्रोडक्टिव है। अगली न्यूज़ जो है वो भी कोई ख़ास अच्छी न्यूज़ नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि काफ़ी परेशानी का शिकार है, और उसके सिग्नल्स ऐसे होते हैं कि जब मार्केट में ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ ऑटो नहीं होगी तो जो डीलरशिप हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डीलरशिप खड़ी की हुई है तो वो खाली सर्विस पे अपना बिजनेस नहीं चला सकते, और ऐसे ही कुछ चल रहा है प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन के पहले 2 डीलर्स ने जो है रिज़ाइन किया था, एक फैसलाबाद एक लाहौर में, और अब जो हमारे पास पता लगा कि लाहौर के अंदर एक और डीलरशिप है डिफेंस में, और एक इस्लामाबाद में शायद इनकी डीलरशिप है जिन्होंने रिज़ाइन किया है। अब ये रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, इसके क्या मुहर्रकात हैं, इसकी 2-3 स्टोरीज़ हैं। वो अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि जी कंज्यूमर जो है वो हमारे पास ना आए। पिछले दिनों कोई ऐसी भी स्टोरी चल रही थी कि जो चेक से बाउंस हुए थे तो कंपनी ने कहा था कि जी आप X70 की जगह अगर लेना चाहते हैं तो सागा ले लें, और उन्होंने अपने डीलर्स को एक बात की थी। डीलर का कहना ये है कि जी हम लोगों को जो है वो फेस क्यों करें, बट अगेन अपोजिट किस्म की स्टेटमेंट है। इन द एसेंस हो ये रहा है एट द एंड कि डीलरशिप ख़त्म हो रही है, एक इस्लामाबाद में एक और लाहौर में ख़त्म हो गई है, और जिन कंज्यूमर ने गाड़ियाँ ली हैं अब वो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे वारंटी क्लेम करेंगे। इस तमाम चीज़ों से ना लोगों का जो है ट्रस्ट उस कंपनी में स्पेसिफिकली और जनरली ऑटो सेक्टर के अंदर तमाम कंपनियों के ऊपर गलत होता है। तो मेरे ख्याल से कोई खुशाइन चीज़ नहीं है, और कंपनी को इस पर देखना पड़ेगा कि वो जल्द से जल्द कोई ऐसी जगह अपॉइंट कर दें कि जिन लोगों ने डीलरशिप से जाके डील की भी थी या उन्होंने सर्विस के लिए लेके जानी थी गाड़ी, तो अब वो कहाँ पे लेके जाएंगे। अब थोड़ी सी रीजनल बात करते हैं। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि दोबारा मानसून जो है वो आने लगा है, और लाहौर के अंदर तकरीबन 100 mm के करीब बारिश हुई और काफ़ी ज़्यादा इलाके ज़ेरे आब आ गए। तो अभी भी आगे आने वाले हफ्तों के अंदर थोड़ा बहुत बारिश की प्रेडिक्शन है, तो आप लोग अपने आप का जो ट्रैवल प्लान है वो उस लिहाज से बना लें। कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर ना जाएँ जिनका आपको नहीं पता, बिकॉज हमारे यहाँ पर तमाम इदारे सड़कें बनाने में तो शायद इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन सड़क बनी हुई को खोदने में, उसमें पाइप डालने में और फिर उसको उस तरह खोल के चले जाने में जो है ना पेश है। आजकल यहाँ पे घोड़ा चौक पे काम हो रहा है, तो उसका अल्टरनेट रूट जो है वॉल्टन रोड थी, तो कंटोनमेंट बोर्ड जाग उठा है, उन्होंने वॉल्टन रोड के ऊपर भी सुना है कोई कंक्रीट और बजरी इकट्ठी कर दी है। वहाँ पे बच्चों का स्कूल का टाइम है, स्कूल का रश है, डाइवर्जन भी है, तो ये तमाम इदारे जो है अगर कोऑर्डिनेशन में काम कर ले, बिकॉज घोड़ा चौक फ्लाईओवर जो है मेरा ख्याल है उसका प्लान जो है वो भी कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर ही बन रहा है, और वो कई महीनों से जो है ना प्लान था। तो अगर कंटोनमेंट बोर्ड वाले जाग जाते और पहले से प्लान कर लेते कि ऑल्टरनेट रूट के ऊपर एटलीस्ट जो है ना रोड ब्लॉकेज ना हो, तो बेहतर हो जाता। एक तरफ टैक्स कलेक्शन के लिए कंटोनमेंट बोर्ड ने फुल थ्रॉटल दबाया हुआ है कि लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लें, और हम देख रहे होते हैं अक्सर बैनर लगे कि इस तारीख तक टैक्स दे देंगे तो ये हो जाएगा, इस तक दे देंगे तो ये हो जाएगा। तो अगर जो है ना सर्विस डिलीवरी और फेसबुक से बाहर निकल के काम करने पे भी आ जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। और ये मैसेज बिल्कुल कंटोनमेंट बोर्ड वालों के लिए है। मेरी किसी से कोई दोस्ती कोई दुश्मनी नहीं है, बट आई एम अ कम्यूटर, आई कम्यूट टू दैट रोड एवरी डे, और मुझे नज़र आता है कि मतलब जो प्लानिंग की गई है वो काफ़ी इल प्लान्ड है। तो जहाँ पे नई चीज़ बन रही है वहाँ पे जो डाइवर्जन है उसको अगर पहले क्लियर कर लिया जाता तो बेहतर होता। और ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये पिछले मानसून में भी हुआ था। बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है कंटोनमेंट बोर्ड का ये एरिया, और मैं बता देता हूँ, उन्होंने कहा था जी वहाँ पे कोई वाटर जो उन्होंने खोदा था बाबे पाकिस्तान के बाद, उसकी वजह से पानी इकट्ठा हो गया और फिर बहुत ज़्यादा पानी आ गया। सो एक ब्लेम गेम है, ब्लेम गेम आप किसी को भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपका या किसी भी इदारे का काम हुई है कि जब आप टैक्स पेयर से रेवेन्यू इकट्ठा करें तो आप उसको सर्विस भी दें। और ये जो सड़क बन रही है ठीक है, अगेन लोगों को परेशानी का सामना होता है, बाद में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन जो अल्टरनेट रूट है उसको अगर क्लियर कर दें तो बेहतर है। वैसे कंटोनमेंट बोर्ड का अमला मैं अक्सर देखता हूँ कि डिफेंस के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड में लोगों की रेडियाँ उठाने में, लोगों के बोर्ड तोड़ने में बहुत स्पीड में काम कर रहा होता है, लोगों को धमका रहा है, लोगों के कारोबार ख़त्म कर रहा है। तो एट द सेम टाइम अगर फैसिलिटी देने के ऊपर है तो टाइम पर जाग जाएँ तो एक अच्छी चीज़ है।
जितना जल्दी उस पर अमल कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है लोग जो कम्यूट कर रहे हैं उनको परेशानी का सामना कम होगा। ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। जो आज की प्रोडक्ट है वो मेरे बहुत दिल के भी करीब है और मेरे बहुत इस्तेमाल के करीब है, बिकॉज मेरे पास अक्सर होता है गाड़ियाँ काफ़ी अरसे तक खड़ी रहती हैं और फिर उनको जब जंप स्टार्ट करना होता है तो कोई गाड़ी पीछे खड़ी है, कोई आगे खड़ी है, तो बड़े मसाइल होते हैं उनके लिए अगर आपने जंप वायर से स्टार्ट करना हो। तो ये डेक्स्ट्रो का जो जंप स्टार्टर किट है ये बड़ी बेहतरीन किट है। आप किसी भी गाड़ी के साथ ये सपोर्टेबल, जस्ट लाइक आप एक बैटरी बैंक लेके फिर होते हैं, आप एक बैटरी बैंक को गाड़ी की बैटरी के साथ लगाएंगे और वो गाड़ी को जंप स्टार्ट कर देता है। ना सिर्फ ये कि इसमें जंप स्टार्टिंग किट है, इसके अलावा इसके साथ आपको एयर जो है कंप्रेसर किट भी मिलती है। अगर आपने गाड़ी के टायर में हवा भरनी है तो वो भी आप इस किट के साथ भर सकते हैं, यही उसका एनर्जी सोर्स होगा। इसके अंदर बाकी फ्लैश लाइट भी है और सीट बेल्ट कटिंग और डिफरेंट फंक्शन भी हैं। फ़ोन को भी अगर आपने चार्ज करना है एज ए बैटरी बैंक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी पैकिंग में आती है, आप इसको बड़े आराम से पोर्टेबल तौर पर यूज़ कर सकते हैं, अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। सो अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट वीडियोस में या इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे ऑटो स्टोर का जो यूट्यूब चैनल है उसका भी नीचे लिंक लगा दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम प्रोडक्ट्स की जो डेमो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। आखिर में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जैज़ कैश पार्क व्हील्स का पेमेंट पार्टनर है और उस पार्टनरशिप के तहत आप जो है 10% तक कैश बैक पार्क व्हील्स की डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर जो है एंजॉय कर सकते हैं। ये कैसे होगा? पार्क व्हील्स आपने ऑटो स्टोर से कोई चीज़ लेनी हो, पार्क व्हील्स का ऐड फीचर कराना हो या कोई भी सर्विस यूज़ करनी हो, जैसे कि सेल इट फॉर मी है, इंस्पेक्शन सर्विस है, फीचर ऐड है, या आप ऑटो स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर आप पेमेंट जैज़ कैश के थ्रू करेंगे तो आपको 10% जो है कैश बैक वो चंद दिनों के अंदर आपके अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वापस आ जाएगा, कैशबैक मिलेगा। इस तरह आप पार्क व्हील्स की डिफरेंट सर्विसेज भी इंजॉय कर सकते हैं और 10% तक का कैशबैक जो भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप पेमेंट जैज़ कैश के थ्रू करें। आखिर में ऐसा सीज़न आ रहा है कि जिसमें जो है ना एक मौसम चेंज आने लगा है, थोड़ा बहुत बारिशें हैं और सर्दी की तरफ मौसम जाने लगा है, तो काफ़ी लोगों की जो है ना लोगों ने तैयारी उस लिहाज से नहीं की होती। अगर हम ऑटो के लिहाज से बात करें तो सर्दियों के आने वाले सीज़न में गाड़ियों की 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप चेक करने ज़रूरी है। अपनी गाड़ी का हीटर चेक कर लें, अपनी गाड़ी की बैटरी ज़रूर चेक कर लें, बिकॉज सर्दियों में आपकी जो बैटरी है वो बड़ी जल्दी साथ छोड़ती है। तो ये 2-3 चीज़ें जिनका अगर आप ख्याल कर लें। और एंड पे एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि सड़क पे अगर एम्बुलेंस जा रही है तो एम्बुलेंस को रास्ता ज़रूर दें। मैंने देखा अक्सर लोग एम्बुलेंस को रास्ता देने के बजाय उसकी जो सायरन है ना उसकी आड़ में अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, उससे रेस लगा रहे होते हैं या उसको टेल कर रहे होते हैं। टेल करने का मतलब ये कि आपकी कोशिश होती है कि एम्बुलेंस जा रही है, मैं सबसे पीछे उसकी गाड़ी लगा दूँ। ऐसे मौके पर अगर आप फासला नहीं रखेंगे तो एम्बुलेंस के साथ आपका हादसा भी हो सकता है, जो कि अगर उसको जल्दी कहीं पहुँचना है उसमें तातुल का शिकार हो सकती है। तो एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, कोशिश करें कि हम अपने इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर को अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जगह बनाएं। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। आपसे अगले वीकली में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने के दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।